हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एजू अड्डा पे। अगर आप होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे होम साइंस की एक ब्रांच जिसको गृह प्रबंध या होम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, उसकी पहली क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि गृह प्रबंधन होता क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएँ हैं और वैज्ञानिकों ने किन किन नामों से गृह प्रबंधन को परिभाषित किया है, जो आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे हम गृह प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो प्रबंध जो है एक प्रकार का अदृश्य कौशल है, अर्थात ये ठोस रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं होता। एक प्रकार का ये अदृश्य कौशल होता है, एक अनुभव होता है। कला और विज्ञान दोनों ही है। ये आपसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। इस तथ्य से आप सहमत हैं या असहमत हैं, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, जिसका आंसर था सहमत हैं हम कि गृह प्रबंधन जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। गृह प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर रूप से चलती रहती है। हमने लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधन किया, लक्ष्य हमारा प्राप्त हो गया और उस लक्ष्य प्राप्त होने के साथ साथ में जो है हमारे लक्ष्य निरंतर रूप से चलेंगे, उसी हिसाब से हमारा जो गृह प्रबंधन है वो भी सतत रूप से चलता रहेगा। यह एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती है। अब देखेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने गृह प्रबंधन के लिए कुछ विशिष्ट शब्द प्रयोग किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको। क्रियाशील यंत्र व निर्णयों की श्रृंखला किसने कहा है? तो ग्रास एवं क्रेंडल ने गृह प्रबंधन को निर्णयों की श्रृंखला कहा है। ये आपका जो है PYQ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आपसे ये पूछा जा चुका है कि गृह प्रबंधन को निर्णयों की श्रृंखला किसने कहा है। तो आंसर आपका क्या था? ग्रास एवं क्रेंडल ने। लेकिन ये जो क्रियाशील यंत्र है ये आपसे जो है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गृह प्रबंधन को क्रियाशील यंत्र किसने कहा। तो गृह प्रबंधन को क्रियाशील यंत्र भी जो है वो ग्रास एवं क्रेंडल ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक क्रियात्मकता। तो न्यूमैन ने जो है गृह प्रबंधन को प्रशासनिक क्रियात्मकता कहा है। आगे देखते हैं, लिचफील्ड ने गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र कहा है। तो प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है? लिचफील्ड ने। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये जितने भी नाम हैं ये सब के सब जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप टिक कर सकते हैं। नोट्स जो है बनाते हुए चलिएगा, और अगर आपने नोट्स पहले से बनाए हुए हैं तो आप उन नोट्स में जो है अगर कुछ नया आपको दिखे तो वो ऐड करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं हम, राजमल पी देवदास, इनका पूरा नाम था राजमल पी देवदास। इन्होंने जो है प्रबंधन को बांध यानी कि डैम कहा है। कोटजिन ने गृह प्रबंधन को व्यवहारिक विज्ञान की संज्ञा दी है। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गृह प्रबंधन को व्यवहारिक विज्ञान की संज्ञा जो है वो किसने दी है? तो कोटजिन ने दी है। इरीन ओपनहीम क्या कहते हैं? इरीन ओपनहीम ने कहा है कि जो गृह व्यवस्था है, गृह व्यवस्था की जड़ें संस्कृति होती हैं। तो ये आपके 5 या 6 स्टेटमेंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जो है इनको टिक करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं हम, गृह व्यवस्थापन की आवश्यकता एवं महत्व की। आखिर में गृह प्रबंधन या गृह व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों हुई? पहला है हमारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। मनुष्य जो है जीवन में विभिन्न लक्ष्य जो है वो निर्धारित करता है। ये पारिवारिक लक्ष्य हो सकते हैं, आपके जो है शैक्षिक लक्ष्य हो सकते हैं, सामाजिक लक्ष्य हो सकते हैं। लक्ष्य विभिन्न प्रकार के होते हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थापन जो है अत्यंत आवश्यक होता है। व्यवस्थापन के द्वारा जो है हम व्यवस्थित रूप से संसाधनों के प्रयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है गृहिणी के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है।
गृह व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया होती है वो गृहिणी के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। आगे है आपका परिवार में उचित समायोजन। व्यवस्थापन के माध्यम से हम उचित समायोजन जो है वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा निर्णय की प्रभावशीलता हेतु। नेक्स्ट, संसाधनों के उचित उपयोग हेतु मितव्ययिता। समस्या के उद्देश्य में वृद्धि, व्यवस्था के उद्देश्य में वृद्धि हेतु सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु। अर्थात जो साधन है हमारे पास वो सीमित है, असीमित संसाधन नहीं है हमारे पास। तो हमने अपना उद्देश्य निर्मित किया, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास संसाधन जो है वो सीमित हैं और हम उन सीमित संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करें कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, वही व्यवस्थापन कहलाता है। तो इसीलिए व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। उचित चयन में सहायता करता है व्यवस्थापन। नवीन स्थितियों हैं तो ढांचा तैयार करने में। और लास्ट है हमारा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में। यदि हम संसाधनों का उचित प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन का जो स्तर होगा, हमारा जीवन स्तर होगा, वो भी ऊंचा होगा। आगे देखते हैं। एक सुदृढ़ गृहिणी के गुण, है ना, कि किस गृहिणी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो चलिए इनको भी हम देख लेते हैं एक बार। वैसे इनमें कुछ देखने वाला है नहीं, आप आराम से जो है इनको समझ सकते हैं। सहनशीलता का गुण होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए जिससे वो जो है तर्क का प्रयोग करके अपना निर्णय ले सके। मानव स्वभाव को समझने की क्षमता होनी चाहिए, आत्मनियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए, उच्च निर्माण शक्ति, उच्च निर्णय शक्ति, उच्च कल्पना शक्ति होनी चाहिए। मितव्ययिता की जो विशेषता है ये भी विद्यमान होनी चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए। ये इतने जो है एक सुदृढ़ गृहिणी के गुण हैं जिनको आसानी से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं गृह व्यवस्था के सुधार में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं जिससे व्यवस्थापन प्रक्रिया जो है वो बाधित होती है या लक्ष्यों की प्राप्ति में जो है बाधा आती है। तो चलिए देखते हैं हम एक एक करके। पहला है हमारा संभावित साधनों की पर्याप्त जानकारी का अभाव, है ना। यदि संसाधनों की जानकारी ही नहीं होगी तो उन संसाधनों का प्रयोग करके व्यक्ति अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरा हमारा निर्णय लेने में अक्षम महसूस करना। यदि व्यक्ति जो है अपनी तर्क, चिंतन, रचनात्मकता का प्रयोग करके उचित निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा तब भी वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित ना होने पे। अगर हम लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं परंतु उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने गलत मार्ग का चुनाव कर लिया तब भी हमें वह लक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं होगा। आगे है व्यवस्थापन प्रक्रिया की जानकारी का अभाव। हमें अगर व्यवस्थापन प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं होगी, उसके चरणों को हम नहीं जानेंगे तो हम अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकते उचित प्रकार से। आगे हमारे व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों पे। यदि हम एक व्यवस्थित रूप से व्यवस्थापन नहीं करेंगे, है ना, निर्णय नहीं लेंगे, उस प्रक्रिया को संचालित करते हैं तो नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हमारी व्यवस्था का सफल होना जो है वो मुश्किल होता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा गृह प्रबंधन के चरण या प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गृह प्रबंधन के कितने चरण होते हैं। तो अगर यहाँ पे आपसे गृह प्रबंधन के चरण पूछे तो आपको मुख्य रूप से गृह प्रबंधन के 3 चरण बताने हैं जो कि है आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन।
ग्रास एवं क्रेंडल ने जो गृह प्रबंधन के चरण बताए हैं वो 3 बताए हैं, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। और निकेल एवं डार्सी के अनुसार जो गृह प्रबंधन के चरण बताए गए हैं वो 4 बताए गए हैं। और वो 4 कौन कौन से हैं? आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो यहाँ से अपना ये डाउट क्लियर करिए। अगर आपसे किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि गृह प्रबंधन के कितने चरण हैं या गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, तो 3 चरण होते हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और यदि आपसे वैज्ञानिकों का नाम देके पूछता है तो ग्रास एवं क्रेंडल ने 3 चरण बताए हैं, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। निकेल एवं डार्सी ने 4 चरण बताए हैं, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो चलिए देखते हैं हम हमारा जो व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण होता है जिसको आयोजन, योजना बनाना या नियोजन, इन तीनों ही नामों से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको हम प्लानिंग के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है इसको देखते हैं। आयोजन जो होता है ये गृह प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम और महत्वपूर्ण चरण होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस चरण में क्या किया जाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक व्यवस्थित रूपरेखा बनानी, मतलब कार्य को करने से पहले उस कार्य को किस प्रकार से करना है इसकी रूपरेखा बनाना ही आयोजन कहलाता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है निर्णय लिए जाते हैं इस चरण में कि कौन सा कार्य कब, कैसे, कहाँ, किसके द्वारा और किस माध्यम से किया जाना है। एक हिसाब से ये जो आयोजन प्रक्रिया होती है ये मार्गदर्शिका के रूप में होती है, क्योंकि आने वाले आगे के जो चरण हैं उनमें हमने ये जो रूपरेखा बनाई है इसी को तो क्रियान्वित करेंगे। इस चरण में मुख्य रूप से क्या होता है कि कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। अब योजना बनाने के लिए क्या होएगा, हमें निर्णय लेना होगा। निर्णय लेने के लिए मानसिक शक्ति जैसे कि निर्णय शक्ति, तर्क बुद्धि, रचनात्मकता, इन सब का प्रयोग जो है इस चरण में किया जाता है। और इन तीनों का जो प्रयोग है वो हर चरण की विशेषता है। ये मुख्य गुण है और ये प्रबंधक के अंदर जो है वो होना ही चाहिए। आगे देखते हैं हम देखते हैं आयोजन के चरण। ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार ग्रास एवं क्रेंडल ने आयोजन प्रक्रिया के 5 चरण बताए गए हैं और ये 5 चरण जो है आपसे एग्ज़ाम में सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है। तो इनको जो है आप सही तरीके से याद कर लीजिएगा। पहला चरण है हमारा समस्या को परिभाषित करना, दूसरा है हमारा विकल्पों को ढूंढना, उसके पश्चात क्या है विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना, नेक्स्ट है हमारा अधिकतम उपयुक्त संभावित विकल्प या हल का चयन करना, और 5वां क्या है उत्तरदायित्व स्वीकारना या परिणामों को स्वीकारना। इसको अगर आप समझ के याद करेंगे तो इन 5 चरणों में कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। सबसे पहले हमारे सामने जो समस्या आएगी हम उस समस्या को परिभाषित करेंगे, उस समस्या को दूर करने के लिए विकल्प ढूंढेंगे और विकल्पों पर जो है उपयोगिता अनुसार विचार करेंगे। चौथे चरण में क्या होगा अधिकतम संभावित उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे और नेक्स्ट होगा उत्तरदायित्व को स्वीकारना या परिणामों को स्वीकारना। तो ये थे हमारे आयोजन प्रक्रिया के चरण। आगे देखते हैं हम आयोजन के प्रकार। आयोजन या योजना के प्रकार। तो योजना हमारी 2 प्रकार की होती है, दीर्घकालीन योजना, अल्पकालीन योजना। जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं दीर्घकालीन योजना मतलब जो लंबे समय के लिए बनाई जाती है और अल्पकालीन योजना जो कम समय के लिए जो है वो बनाई जाती है। आगे देखेंगे जो दीर्घकालीन योजना होती है वो अल्पकालीन योजना पर निर्भर होती है। अल्पकालीन योजनाएं मिलकर ही दीर्घकालीन योजना को पूरा करती हैं। अब हम देख लेंगे कि दीर्घकालीन योजनाएं और अल्पकालीन योजनाएं कौन कौन सी होती हैं। दीर्घकालीन योजना जैसे कि उच्च शिक्षा के लिए बचत करना, शादी का निर्णय लेना, है ना, घर बनवाना, ये सब जो है वो
दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत आएंगे। अल्पकालीन योजना कैसे आएगी? भोजन तालिका बनाना, है ना, साप्ताहिक जो है कार्यों की सूची बनाना, ये सब हमारी जो है अल्पकालीन योजना के अंतर्गत आएंगे। अब दीर्घकालीन योजनाएं जो होती हैं वो अल्पकालीन योजना पर आधारित होती हैं। जैसे जैसे हमारी अल्पकालीन योजनाएं पूरी होती हैं, हमारी दीर्घकालीन योजनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो ये था हमारी आयोजन की प्रक्रिया, आयोजन के चरण, आयोजन के प्रकार या योजना के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गृह व्यवस्थापन का दूसरा चरण, जिसको हम संगठन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में। आज का वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर इसी तरीके से आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।